Now let's study about grouping of cells. Now cells can be grouped in three ways. एक तो सीरीज, दूसरा पैरेलल एंड तीसरा मिक्स्ड. चलो सीरीज लेके चलते हैं. सपोज वी हैव n cells all of same magnitude E and so on. Let us take n cells in series, each having internal resistance of R. और ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R. नाउ टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? n इंटू ई, सारे एक साथ लगे जोड़ गए. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR, and total resistance will be NR plus capital R. Now if I want to find the current drawn from the circuit having so many cells, will be total EMF upon total resistance. Yeah. Now there are two cases where we should discuss. पहला केस है केस 1, if total internal resistance is very large compared to the external resistance. The external resistance. That is what I am trying to say is NR is very greater than R. तो in that case हम क्या करते हैं, NR plus R को almost NR ही मान लेते हैं. और फिर करंट जो होता है that comes out to be NR, मान लिया ना, मैं R हटा दिया. It is just E by R, as if there was only one cell in circuit. तो क्या फायदा हुआ इस तरीके के कॉम्बिनेशन करने का, जब आपको एक सेल से जितना करंट मिलता आपको उतना मिल रहा था सारे सेल लगाकर. तो ये इस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन फेल है, अच्छा नहीं है. दूसरा देखते हैं केस 2. When NR is very less than capital R. So let's do that. NE upon NR plus R, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया तो we can neglect it and see I am getting E by R. नोटिस करें कि ये सेल्स लगे थे अपने बहुत सारे, हर किसी की अपनी रेजिस्टेंस थी और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर R था, है ना. आफ्टर ऑल सब में जो करंट जा रहा है वो सेम ही जा रहा है क्योंकि सब सीरीज में लगे हैं. ये छोटा 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 कैपिटल आर भी सीरीज में लगा हुआ है. बट हियर वी कैन सी दैट द करंट इज दिस टाइम नाउ n टाइम्स ऑफ E by R. दैट मीन्स द करंट इज इंक्रीज्ड. इन सर्किट, यानी कि एक निष्कर्ष पहुंचे, अगर हम ज्यादा करंट चाहते हैं, कंक्लूजन ये है, इफ द सेल्स आर ऑफ वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, द ग्रुपिंग शुड नॉट बी इन सीरीज, शुड नॉट बी इन सीरीज. Or if cells have very low internal resistance, then the cells must be grouped in series. Cell must be grouped in series. तो ये important बात है, किस लिए? For drawing maximum current.
Now let's take cells in parallel. And so on. तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे हमारे पास m ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है, m ब्रांचेस हैं, एंड देन वी कनेक्टेड विथ सम एक्सटर्नल रजिस्टर R. अब EMF जो होगा सर्किट का पूरा वो अब भी E रहेगा. ध्यान रखें, बहुत सारे पैरेलल में सेल्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि बैटरी की EMF बढ़ जाएगी. इसका मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि आपने एक ऐसा सेल बना लिया जिसका प्लेट का एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बस प्लेट की एरिया ज़्यादा होने से EMF पे फर्क नहीं पड़ता, EMF वही रहता है. हैविंग सो मेनी पैरेलल सेल्स मीन्स you're just creating a cell having a large plate area. However, that does not mean EMF is increased. EMF still remains the same. So total EMF in parallel, अगर हर किसी की E वैल्यू और R है, E R and so on, E and R, then total EMF जो होगा वो अब भी E रहेगा. और अगर आपको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/RP से निकलेगा ये इज इक्वल्स टू 1/R प्लस एंड सो ऑन. कितनी बार m टाइम्स करोगे ना ऐड, तो यानी कि 1/RP इज इक्वल्स टू m/R. सो RP कितना आ जाएगा, R/m. सो दैट विल बी द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. अब हमको अगर करंट निकालना हुआ I इन सर्किट तो इट विल बी E अपॉन R/m प्लस कैपिटल R, क्योंकि वो तो है ही सर्किट में, ये पूरा रेजिस्टेंस और ये भी काउंट होगा, ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस ME अपॉन R प्लस MR, ऐसे लिख लिया. सो वी हैव कम डाउन टू फॉर्मूला ME अपॉन R प्लस MR. नाउ if R is very very greater than capital R, or then what will happen, we can neglect, and I am also taking that R is very very greater than M times capital R, not just R. We can also write M times capital R. Then in that case, then we get current is equals to ME by R. Now ये क्या चीज़ है, let us see. हमारे पास टोटल EMF कितना था, it was equals to E. और मान लीजिए हमारे पास बस एक सिंगल सेल लगाया हुआ है, ज़्यादा सेल नहीं लगाए हैं हमने, इस बार एक ही सेल लगाया, एक इसका R है और एक कैपिटल R है, तो करंट कितना होगा, E अपॉन R प्लस कैपिटल R. अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि R को बहुत बड़ा मान लिया है कैपिटल R से, तो हम इस इक्वेशन में हटा सकते हैं इसको, E बाय R बचेगा. तो जब भी ये कंडीशन आएगी तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल कितना होता है, E अपॉन स्मॉल r. दैट मीन्स वी आर गेटिंग M टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल. ये कब हुआ, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यानी कि जो हमने अपना सीरीज वाला कॉन्सेप्ट किया था जिसमें ये प्रॉब्लम सामने आई थी कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो सीरीज में मत लगाइए, उसका फाइनली रिजल्ट ये निकल के आता है. जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें सेल जब हमने सीरीज में लगाया तो हमें आंसर क्या आया कि सिर्फ एक सेल के द्वारा जो करंट हो सकता है वही आया, इतने सारे सेल लगाने के बाद भी. ये कब हुआ, जब हमने ऐसे सेल्स को सीरीज में लगा दिया था जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी. अब ये सामने आता है कि हाँ, ऐसे सेल्स जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उनको अगर पैरेलल में लगाया जाए तो उल्टा में बहुत ज़्यादा करंट मिल जाएगा. तो ये हम इस ओनली कंक्लूजन पे पहुँचते हैं दैट इफ cells have very high internal resistance, then they should be grouped in parallel in order to draw
मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये हमारी कहानी खत्म। हालांकि अगर हमने इनको देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा करंट फॉर्मूला क्या था, ME अपॉन R प्लस MR। हालांकि उल्टा होता अगर, जैसे कि हमने बात उसमें देखी थी कि दैट इफ R इज वेरी वेरी लेस देन MR, तो तब हमने पैरेलल में लगा लिया होता। तो देखो क्या है, यहाँ पे नीचे ME अपॉन MR बचता, ये कैंसिल, यानी कि E/R। फिर से आप सेल्स ले लीजिए, सिर्फ एक सेल ले लो, फिर देखो क्या होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसका कैपिटल R है। तो एक सेल की वजह से, जस्ट वन सेल की वजह से करंट कितना आएगा, E अपॉन R प्लस R। और ये कंडीशन पुट करो जरा कि R बहुत छोटा है, तो क्या हुआ, E/R आया ना, यानी कि हमें कितना करंट मिल रहा है ड्यू टू सिंगल सेल। सो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, then in case of parallel we get lesser current। तो एक बार ध्यान रखना कि अगर हमारे पास R बहुत छोटा है R से, तो हम लगाएंगे सीरीज में, और R बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो हम लगाएंगे पैरेलल में। जस्ट एक कंडीशन की वजह से, टू ड्रॉ मोर करंट, बस, और हमारा कोई उद्देश्य है नहीं, टू ड्रॉ मोर करंट। दैट इज इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड ग्रुपिंग। मान लीजिए सीरीज में n सेल्स हैं, ER एंड ER, n सेल्स, और ऐसी m ब्रांचेज हैं। ऐसी m ब्रांचेज हैं। R एक्सटर्नल। तो ईच ब्रांच टोटल ईएमएफ कितना होगा हर एक ब्रांच में, NE, एंड सारी ब्रांचेज में टोटल ईएमएफ इन ऑल ब्रांचेस। अब जिसमें अगर टोटली NE आ गया, तो पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब में NE है, तो ओवरऑल भी NE होगा, तो टोटल ईएमएफ भी NE ही होगा, क्योंकि हम पता है कि ब्रांचेज बढ़ाने से पैरेलल में ईएमएफ नहीं बढ़ता, ईएमएफ इंटैक्ट रहता है। तो जो पहली लाइन में था उतना ही रहेगा NE। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इन ईच ब्रांच, NR। So total internal resistance in all branches, तो 1 by RP is equals to 1 by NR plus 1 by NR, एंड कितनी बार, M टाइम्स। सो RP कितना आया, M अपॉन NR। So RP कितना आया, NR by M। This is the total internal resistance of the entire circuit। internal resistance, so total resistance कितनी हुई, वो हुई हमारी NR by M plus R। Now let's find the current। करंट की बात करते हैं, that is NE upon total resistance NR by M plus कैपिटल R। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, MNE आप मनी से याद रख सकते हो, मनी अपॉन NR प्लस कैपिटल R। नाउ फॉर मैक्सिमम करंट, द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। कैसे करें, लेट अस राइट n प्लस NR प्लस MR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ NR का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ MR का स्क्वायर, विच कैन लेटर बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ NR माइनस स्क्वायर रूट ऑफ MR प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ MN R स्मॉल r।
इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मिनिमाइज करना है इसको। देखो इसका आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप जो भी कर सकते हो, सॉरी इस ब्रैकेट का कर सकते हो। इसको क्या कर लोगे, तो अकेला सिंगल टर्म है, इक्वल टू 0 करने से क्या 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 निकल के आएगा। अगर आप 2mn_r को 0 भी कर दोगे तो कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, तो इस ब्रैकेट को छूना बेकार है। दूसरी बात, ये नेगेटिव तुम ले नहीं सकते, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, ये जो आना है वही आएगा। हाँ, इस ब्रैकेट के साथ कुछ हो सकता है, ये स्क्वायर है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर अंदर चलते हैं क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता था, है ना, और 0 में से रखेंगे तो कुछ निकल के आ नहीं रहा। तो इस ब्रैकेट में क्या है कि ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये स्क्वायर है, पर ये 0 तो हो सकता है ना, तो मिनिमाइज इट। ये कुछ भी ना हो अगर, तो भी हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है, डिनोमिनेटर, सॉरी आई विल नॉट से रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो सकता है इफ आई कीप दिस टू 0। ध्यान रखना 0 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मिनिमाइज करेंगे। ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर, वो तुम चाहते नहीं है ना, हम चाहते हैं कम से कम ये 0 ही हो सकता है, क्योंकि इस पे स्क्वायर लग गया है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो लेट्स पुट दिस इक्वल टू 0 पुट कर दिया, स्क्वायर चढ़ा के उधर ले जाओ, और फाइनली छोटा r कितना आ गया, nr इज इक्वल्स टू m/n इंटू r, या ऐसे लिख लो r इज इक्वल्स टू, हाँ ये ज़्यादा सही लगेगा दिखने में, बिकॉज मैं टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वो इसके बराबर है, इसलिए। तो देखो मैक्सिमाइज करने के दौरान हमें क्या निकल के आया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग the maximum current is drawn, current is obtained when external resistance R is totally equal to, exactly equal to the total internal resistance। अब ध्यान रखें कि ये जनरल केस है, इट इज अ जनरल केस। अगर आपको कुछ भी सर्किट के बारे में ना पता हो, कुछ भी ना पता हो सर्किट के बारे में कि कितने सेल्स लगाए हैं, कितने सेल्स लगे हैं सर्किट में, सीरीज में लगाए हैं, पैरेलल में लगाए, कुछ ना पता हो, तो जनरल केस यही कहता है कि आपका टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, ये थ्रेशोल्ड है ये स्टेटमेंट, कि मिनिमम इतना तो हो तो आपको मैक्सिमम करंट मिलने की संभावना है। अगर आपको सर्किट के बारे में कुछ नहीं पता तो आप इतना गारंटी से बोल सकते हो कि भाई R external should be equals to total internal resistance, ठीक है, and then you will definitely get maximum current. If you don't know anything about the circuit कि सीरीज में है, पैरेलल में है, सर्किट रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम है, तो ये आप फाइनली स्टेटमेंट समझ सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट that external resistance should be equals to NR by M, which is equal to the total internal resistance of the circuit. For maximum current, if you want, you have to have such values. अब देखिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल इज लाइक दिस, कि इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स और करंट का ग्राफ बनाया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5.6 और यहाँ लिखा है 2.0, और उन्होंने वोलन ने 4 सेल यूज किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा पूछा है कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, और तीसरा पूछा है फॉर व्हाट करंट from cells does maximum power dissipation occurs, power dissipation occurs in the circuit। ये 3 क्वेश्चन है। अब मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि फिर मैं इस तरीके का ग्राफ भी सिखा पाऊंगा आपको,
लेट अस राइट। सपोज अभी मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में करूँगा, लिख तो दिया है, बस एक बात सीखिए। सपोज ये एक टर्मिनल है ए और ये रेजिस्टर लगा दिया बी और करंट मान लो जा रहा है। मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा सेक्शन दिखाया है पूरे सर्किट का। करंट जा रहा था बोल सकते हो, क्योंकि करंट हाई से पी जाता है, हाई से लो पी जाता है। सो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, सो वी कैन राइट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू करंट मान लो आई और ये रेजिस्टेंस आर है, आई इंटू आर। एंड क्योंकि लिखते लिखते हैबिट हो जाती है तो हम सिंपली वी इक्वल्स टू आई आर लिख लेते हैं इस पोर्शन में, ठीक है। नाउ सडनली व्हाट हैपेंस इफ we have a cell A and B in the same circuit, हमने सेल को ठूंस दिया, ठीक है, and the current is coming out from the cell। देखिए कन्वेंशन ये कहता है कि रेजिस्टर हमेशा नेगेटिव वाले से लगा होना चाहिए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कन्वेंशन कहता यही है कि रेजिस्टर को हमेशा सेल के छोटे वाले टर्मिनल से लगाओ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये जो मैंने सेल की रेजिस्टेंस लगाई है, मैं इसको सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बताना चाह रहा हूँ। दिस इज नॉट कैपिटल आर, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड यू शुड ऑलवेज मार्क इट विद द नेगेटिव साइन, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स ट्रीट इट लाइक दिस कैपिटल आर ओनली। जब अभी आपने देखा कि ए से बी करंट जा रहा है, ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पर, यहाँ पे बी से ए जा रहा है करंट। चलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ऐसे भी ए से बी ले लेता हूँ, बट मैं क्या करूंगा, बस एक बैटरी को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ओके। पहले बैटरी नहीं थी ना, पहले क्या था, सिर्फ रेजिस्टर था। अब बैटरी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। जैसी बैटरी इंट्रोड्यूस कर दी तो बड़े वाले के साइन, तो फिर नहीं बोल सकते आप कि ये हायर पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल है, इवन तो आपको करंट कहाँ दिख रहा है, ए से भी जाता हुआ, नहीं फिर नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जैसे ही आप बड़े वाले डंडे के बाहर निकलते हो, इस सेल की पोटेंशियल या ईएमएफ उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि अब जो बड़े वाले के आगे का पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी इनकेस आप अगर सेल लगा लेते हो ब्रांच में, देन हायर पोटेंशियल विद द वन जो आगे आ गया माइनस लो पोटेंशियल। और ई माइनस आई आर के बोला क्योंकि करंट जब सेल से निकलता है तो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। वी मतलब यहाँ पे इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप याद होगा आपको, ई इक्वल्स टू वी प्लस स्मॉल वी, ये वही लिखा हुआ है ना, ई माइनस स्मॉल वी इक्वल्स टू वी। तो मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने सोची नहीं, क्योंकि हम ये पहले बता चुके हैं, आप याद करिए आई इंटू स्मॉल आर। मैं आपको दिखाऊं क्या, पता नहीं बस इस कॉपी में है कि नहीं है। आई डोंट नो whether I have this what I was teaching you in the same copy. No, I don't have it. अच्छा वो ब्लैक पेजेस थे शायद में भी। चलिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने बता चुका हूँ आपको ये पूरा डेरिवेशन। आप प्लीज अपनी कॉपी में जाके देखिए कि मैंने आपको E इक्वल्स टू वी प्लस स्मॉल वी बताया था। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट यू दैट पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज इज E माइनस आई आर। चलिए तो इसको भी हम V लिख लेते हैं, विच इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, और सॉल्व करते V और I के बीच में। अब आपने Y एक्सिस पे V मार्क किया है और X एक्सिस पे I, तो भाई ये I X हो जाएगा और माइनस आर एम हो जाएगा, और EMF क्या बचेगा C। तो Y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी दिख गया। हमें देख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है और माइनस आर के बराबर है, तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसी। जब भी नेगेटिव होता है तो लाइन कैसे बनती है, ऐसे। नेगेटिव स्लोप होता है लाइन ऐसे बनती है, और पॉजिटिव स्लोप होता है तो लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। और सेल का जो ईएमएफ है वो एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि जहाँ पे लाइन काटेगी ग्राफ को वाई एक्सिस पर वो सेल का ईएमएफ होगा। अब आप लाइन बना लो और स्ट्रेट लाइन कर रहे, ठीक है। हमने बोला आपसे कि इस तरह की लाइन नेगेटिव स्लोप बताती है, क्योंकि एंगल जो होता है क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट होता है, ऐसे ये होता है स्लोप।
अब ये कैसा स्लोप है, थीटा मोर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा मोर देन 90 पे क्या होता है, नेगेटिव. दैट इज व्हाई आई हैव सच अ स्लोप. नाउ वी कम टू नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ द कर्व एंड द y इंटरसेप्ट इज द ईएमएफ ऑफ द कर्व. तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का. देखिए हमने सीखा द इंटरसेप्ट इज द टोटल ईएमएफ एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. तो टोटल ईएमएफ 4 सेल लगे सीरीज में, ऐसा बोला गया था सर्किट क्वेश्चन में, यानी कि n इंटू ई. याद होगा आपको, मैंने ऐसे बताया था ना, सीरीज में n इंटू ई हो जाता है. ये 5.6 के बराबर है, यानी कि फॉर ई इज इक्वल्स टू 5.6. तो ई कितना आ गया, 1.4 वोल्ट. ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर. दूसरा, सीरीज में ही n इंटू आर हो जाती है रेजिस्टेंस इंटरनल. ये किसके बराबर है, स्लोप के बराबर. स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5.6 अपॉन 2 कितना 2.8, जो कि किसके बराबर है, फॉर छोटे आर के बराबर. तो छोटा आर कितना आ गया, 0.7 ओम्स. तो हम लोग पहले पार्ट सेकंड पार्ट बड़ी आसानी से कर लिए, बेसिक बस देखते ही ये पता लग गया वो ग्राफ कैसे बनाया गया है. अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इस सर्किट को मैं फैला देता हूं. कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल लगा ही होगा, है ना. देखिए इस ग्राफ में हमको कैपिटल आर की बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती. इस ग्राफ में हमको मिलता है ईएमएफ स्मॉल आर दिखाता वी और आई है. पर भूलिए नहीं, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर ये सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कैपिटल आर भी लगा हुआ है. हम जानते हैं ये पॉइंट सेम होते हैं, तो पोटेंशियल यहाँ भी वही है और जो यहाँ है. जो पोटेंशियल ए और बी के अक्रॉस है, जिसके बीच में ई और छोटा आर है दिख रहा, वो पोटेंशियल भी सेम है. और वही पोटेंशियल इनके बीच में भी, क्योंकि पॉइंट सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है. तो आप ये कैपिटल वी जो लिख रहे हो, ये एक्चुअली आई इंटू कैपिटल आर भी लिख रहे हो, है ना. ध्यान रखना इस बात का कि आपका ये कैपिटल वी जो है वो आई इंटू आर भी है. तो आप यहाँ से आप चाहो तो कैपिटल आर सॉल्व कर सकते हो, आपको एक बार वी मिल जाएगा तब वो कैपिटल आर भी मिल जाएगा. नाउ इसी ग्राफ को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं. छोटा सा एक बार बता दूं, देखो व्हेन द करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल, ऐसे बोलते हैं ना, व्हेन द करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ. यानी कि जब आई की वैल्यू 0 होती है तो देखो वी और ई बराबर होते हैं. यही तो बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल. तो ग्राफ भी वही दिखा रहा है. ये कहानी खत्म हुई. अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम सेल्स डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स इन सर्किट. देखिए फॉर मैक्सिमम पावर in any circuit, let's see how to achieve that maximum power. आपके पास सेल्स लगे हुए थे 4 में, 4 नहीं, मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं, एन ई और एन आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. तो व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू दिस, पावर होता है आई स्क्वायर आर बाय आई इज द करंट इन सर्किट. And what is the I current in circuit? That is NE upon NR plus R. यही है ना, टोटल EMF NE, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR और बाद में R, ये जोड़ दिया. तो यहाँ पे रख दें हम, तो क्या मिल रहा है हमको, NE अपॉन NR प्लस R का स्क्वायर इंटू R. फॉर मैक्सिमम पावर ये NR प्लस R जो है ये मिनिमम होना चाहिए. तुम क्या लिख सकते हैं इसको, एन आर प्लस आर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर. देन वी कैन राइट इट एज एन आर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर इंटू कैपिटल आर. अब जैसा कि डेरिवेशन में भी हमने किया था कि इसको 0 रखने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी. और इसको हम, क्योंकि देखो 0 मिनिमम है दोनों नंबर्स के लिए, ये बेचारा रूट है, ये स्क्वायर है, इनकी मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं 0 0 बोल रहा हूँ. स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है, इसको 0 रखने से कुछ हासिल तो होगा. आइए इसको 0 रख लेते हैं, रख दिया, तो एन आर क्या आ गया, आर के बराबर. यही तो हमें चाहिए. क्या साबित हुआ इससे,
ये साबित ही हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर भी होना चाहिए। अब जो हमने क्वेश्चन आपके सामने रखा है उसमें क्या है, ये ग्राफ पूरा दे रखा है 5.6 टू, हमने निकाल लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितनी है 4 सेल्स की, 5.6 डिवाइड बाय 2 2.8। सो फॉर मैक्सिमम पावर इस पूरे सर्किट में मैं बता चुका हूँ पहले भी, कैपिटल आर की कोई जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन अब जानकारी मिल गई हमको। मैक्सिमम पावर अगर बोल दे तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आर हैज टू बी इक्वल टू एन आर विच इज इक्वल टू 2.8 एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम बहुत पूछता है इसको। तो इन दैट केस हमारे पास अब करंट कितना हो गया, NE upon NR plus capital R, that is 5.6 upon 2.8 plus 2.8, that is 1 ampere, and then power भी निकल आई I square R के हिसाब से, that is 1 into 2.8, that is 2.8 watt, that is the power delivered to the load. So this is how you attempt that question.